सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था पी ब्लॉक का। ओके, आई मीन टू से एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, तुमको थर्मल स्टेबिलिटी लिखना है। किसका? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। कौन से? ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, चलो अभी एक सिंपल सी मेरी बात सुनो। अब ग्रुप 16 का अपन ने एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आया था, तब अपन ने डिस्कस किया था ग्रुप 16 का। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या अरेंज करना है? थर्मल स्टेबिलिटी का तुम लोग को ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात समझो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब, अगर सपोज कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, अब ये कंपाउंड को तुम लोग टेम्परेचर देके हीट कर रहे हो, तो ये कब तक खुद को रेजिस्ट कर सकता है ब्रेक डाउन होने से, उसको बोलते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। अब अपने पास कौन से एलिमेंट्स है हाइड्रेट्स के ग्रुप 16 के? सबसे पहले आएगा H2O, उसके बाद में कौन आएगा? O के बाद आएगा सल्फर, उसके बाद क्या आएगा? सेलेनियम, उसके बाद क्या आएगा? टेलुरियम। ठीक है, तो H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। तो अब ये चारों में से अपने को ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी के फॉर्म में। तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? जिसका बॉन्ड छोटा रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ब्रेक होने के लिए बॉन्ड को ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसका बॉन्ड लंबा रहेगा, सीधी सी बात है, उसका बॉन्ड लेंथ लंबा रहेगा, तो उसको जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम लगेगी, तो सबसे जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। तो तुमको क्या ढूंढना है? जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा है। तो तभी मैंने बताया था कि H2TE में H और T का बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा होता है, और H2O में H और O के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू दिस फोर। ठीक है, फिर भी चलो एक बार और डिटेल में बता देता हूँ। हाइड्रोजन का जो होता है उसका कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s1 होता है, बराबर, मतलब 1s ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन का कहाँ से बनता है? ऑक्सीजन का बनता है 2p से। यहाँ पे सिमिलरली 1s से बनेगा, और यहाँ पे कहाँ से बनेगा? सल्फर का बनेगा 3p से बनेगा। ओके, इसके बाद में इसका तो 1s से ही बनेगा, हाइड्रोजन है। सेलेनियम का कहाँ से बनेगा? 4p से। इसका तो 1s से ही बनेगा, बट इसका बनेगा 5p से। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, एक बॉन्ड है 1s 2p के बीच में, तो 1s और 2p के बीच का जो बॉन्ड है सपोज करो इतना है। अब इसके कंपेयर में जब तुम लोग 1s एंड 3p का बॉन्ड लेंथ शो करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा तो लंबा ही बनेगा, क्योंकि शेल के बीच का डिफरेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया। यहाँ पे 1 और 2 शेल के बीच में था, यहाँ पे 1 और 3 शेल के बीच में, तो शेल का नंबर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ये आ जाएगा 1s एंड ये आ जाएगा 4p, मतलब इसके कंपेयर में ये और बड़ा हो गया, और इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 1s एंड 5p। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे कम लगेगी? जो सबसे लंबा है, मतलब इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? सबसे कम है, क्योंकि सबसे आसानी से टूट जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, मतलब ही H2O, उसके बाद आएगा H2S, उसके बाद आएगा H2SC, और लास्ट में आएगा H2TE। तो ये है तुम्हारा ऑर्डर। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ऑर्डर ऐसा क्यों आया। ठीक है, सिर्फ मैंने तुमको बता नहीं दिया, उसका रीजन भी दे दिया उसके पीछे का। ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टीई इन TeO3? ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टीई पूछा है TeO3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट OS ऑफ टीई। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल सा मेथड सबको पता है, एकदम बकवास मेथड है, आई मीन टू से एकदम सिंपल मेथड है, सबको पता है ये चीज़। ठीक है, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? ऑक्साइड में है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होगा? -2 होगा, और इसका अपने को नहीं पता है तो x ले लेते हैं। तो x प्लस 3 टाइम्स आ रहा है, और कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, और इसके ऊपर कुछ लिखा है? नहीं लिखा, तो इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x - 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू +6। मतलब TeO3 में x का वैल्यू क्या आ गया? +6। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ TE क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +6। और डिटेल में चाहिए तो समझ सकते हो, T ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, ये रहा तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। तो यहाँ से भी तुम लोग, मैंने उनको शॉर्टकट बताया था कि अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू टी, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है, तो वो कितने बॉन्ड से अटैच है उसके ऊपर माइनस उतना लगा देने का। तो कितने बॉन्ड से अटैच है? 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड से तो -2, 2 बॉन्ड से तो -2। अब इसका जो ऑपोजिट चार्ज होगा वो टी पे होगा, ये -2 -2 कितना हुआ? -6। तो ऑपोजिट कितना होना चाहिए? टोटल +6, तब भी तो बैलेंस होगा। तो आ गया समझ में कि इसको कैसे सॉल्व करना? मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया, ऐसे भी बता दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट नेम
टू गैसेस विच डिप्लीट ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट करता है, ये तो एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट करता है। तो एक गैस का नाम तो तुमको पता है, एक गैस है एनो गैस, ठीक है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये ओजोन में से ओजोन के साथ फटाक से रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लीट कर देता है। एक तो है एनो और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अपन सी एफ सिस भी बोलते हैं, सी एफ सिस भी बोलते हैं, सी एफ सी मतलब ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मूला लिखो तो ये हो जाएगा, इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो Cl2F2C, कार्बन की 4 वैलेंसी, इनकी एक वैलेंसी, ठीक, इनकी एक वैलेंसी, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन की, तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोम, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया, माय मिस्टेक, एक क्वेश्चन छूट गया, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू यूजेस ऑफ Cl2 के तुमको दो यूजेस बताने हैं, कितने यूजेस बताने हैं, दो यूजेस बताने हैं, ओके। तो सबसे पहला यूज, ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, कैसा है, ब्लीचिंग एजेंट। अब सॉरी, ब्लीचिंग एजेंट, अब ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, डी कलर करना, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एनीथिंग को, किसी भी चीज को अगर तुमको डी कलराइज करना है, उसके अंदर कलर है, उसका कलर बाहर निकालना है, तो तुमको ब्लीचिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, ब्लीचिंग एजेंट। तो ये ब्लीचिंग एजेंट का अच्छा एग्जाम्पल है Cl2। ये तुमको कहाँ ज़्यादा देखने मिलेगा, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्यूलोज से जो पेपर बनाया जाता है, पहले तो सीधी सी बात है, व्हाइट कलर का नहीं होता, बहुत सारे कलर उसमें मिक्स होते हैं, तो उसको डीकलराइज करने के लिए अपन ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये था इसका सबसे मेन यूज। और जो सेकेंड यूज है, ये भी बहुत सिंपल है, जो सेकेंड यूज है, ये अपन इसको एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक, या तो सॉरी एंटीसेप्टिक नहीं, मैं गलत बोला, माय मिस्टेक, डिसइंफेक्टेंट, क्या यूज कर सकते हैं इसको, डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, माय मिस्टेक, एंटीसेप्टिक नहीं, गलती से निकल गया, इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। तुम लोग ऐसे डिसइंफेक्टेंट इसको यूज कर सकते हो, मतलब बैक्टीरिया फंगी वगैरह कहीं पर लगा रहेगा, तो उसके ऊपर अगर तुम लोग Cl2 छिड़कोगे तो सीधी सी बात है, वो बैक्टीरिया फंगी वगैरह मर जाएगी, ठीक है। तो ये डिसइंफेक्टेंट का भी अच्छा काम करता है और ब्लीचिंग एजेंट का भी अच्छा काम करता है। तो ये दो यूजेस इसके क्लियर हो गए एकदम अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, राइट द व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन मैग्नीशियम मेटल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ये रहा Br2 ऑन किसके ऊपर, ऑन मैग्नीशियम मेटल मतलब Mg। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, अब बताओ इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगा, Br2 एंड Mg, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। Mg कौन है, Mg है अल्कालाइन अर्थ मेटल और Br2 क्या है, रेडिश ब्राउन गैस, तो आपस में क्या बना लेगा, ये बनाएगा MgBr2, ये बनाएगा MgBr2 जो कि कलरलेस सॉलिड होता है, जो कि क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, ठीक है, कलरलेस सॉलिड। और जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, ये जो ब्रोमीन होता है वो एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस, ओके। तो ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा MgBr2 जो कि होता है कलरलेस सॉलिड। अब एकदम सिंपल है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो वैलेंसी 2 हो गई, और Br की वैलेंसी होती है 1, तो एक Mg के साथ 2 Br आएगा, तो MgBr2, ओके, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, ओके। इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, व्हाट हाँ, राइट द नेम्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सेलेनियम, राइट द नेम्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सेलेनियम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सेलेनियम, किसका लिखना है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सेलेनियम, ठीक है। सेलेनियम के अपने सिलेबस में दो एलोट्रोपिक फॉर्म दिए हैं, एक दिया है रेड एंड दूसरा दिया है ग्रे, एक दिया है रेड एंड दूसरा दिया है ग्रे। जो रेड होता है वो नॉन मेटालिक इन नेचर होता है, जो रेड होता है वो नॉन मेटालिक इन नेचर होता है, और जो ग्रे होता है वो मेटालिक इन नेचर होता है, जो ग्रे होता है वो होता है मेटालिक इन नेचर, और जो रेड होता है वो है नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, ओके, तुमको पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, ओके, H2SO4। अब यहाँ पे तुमको पता है H2SO4 में जो हाइड्रोजन है उसका +1 होता है, जो ऑक्सीजन है उसका -2 होता है, सल्फर का कंसिडर कर लो X, ठीक है, तो निकाल लो 2 × +1
इंटू +1 प्लस x टाइम्स कितने बार ऑक्सीजन 4 टाइम्स, तो +4 और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ है कुछ भी नहीं है मतलब ऊपर 0। अब निकाल लो 2 प्लस एक्स, 4 4 टू 8 बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल्स टू +6। तो किसका है x, सल्फर, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा +6। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द pKa values of HCl is -7 and that of HI is -10 which is the strongest acid। देखो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस इनमें घाई मत कर देना तुम लोग। pKa वैल्यू दिया है किसका, HCl का, HCl का pKa वैल्यू दिया है -7 और दूसरा तुमको pKa वैल्यू दिया है किसका, HI का, जो कि होता है -10.0 और तुम लोग ये है -7.0, ये है -10.0 और तुम लोग को पूछा इसमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है, मैंने देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मैं तुमको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके तुम लोग डिटेल में देख सकते हो पीके क्या होता है, के क्या होता है, सारी चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका पीके क्या होता है, जिसका पीके छोटा होता है, स्मॉलर होता है। वो सीधी सी बात है, एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, वो होता है स्ट्रॉन्गर एसिड। तो तुमको इसमें से क्या ढूंढना है, सबसे छोटा पीके वाला। तो ये अगर तुम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो नंबर लाइन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस साइड और ये हो जाएगा माइनस साइड। तो माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो होगा तुम्हारा छोटा। तो ये -7 और -10, तो माइनस में मैग्नीट्यूड बड़ा किसका है, 10, मतलब कौन हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HI। ठीक है, आ गया समझ में, ओके। अब नेक्स्ट दिया है गिव वन एग्जांपल शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तुमको एक एग्जांपल देना है जहाँ पे ओजोन का कौन सा प्रॉपर्टी शो हो रहा हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो हो रहा हो। ठीक है, दे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या, पहले ये बताओ। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब क्या, कि वो सामने वाले को क्या करे, रिड्यूस कर दे, सामने वाले को रिड्यूस करे। देखो अब इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन मतलब O3। अब O3 को क्या करो, H2O2 के साथ रिएक्ट करो, किसके साथ रिएक्ट करो, H2O2 मतलब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। अब इसका तुमको कौन सा प्रॉपर्टी शो करने बोला है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, -1 से -2 चले जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, तो -1 से कहाँ जाना चाहिए, परऑक्साइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए, -1 से -2 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन का -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम लोग ही बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए वाटर, क्योंकि वाटर के ही केस में ऑक्सीजन का क्या होता है, -1 होता है और इसका होता है +1। ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, -2। तो -1 से -2 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ मतलब ही माइनस बढ़ गया, -1 था तो -2 हो गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, कहाँ से लिया, ओजोन से लिया, O3 से लिया। तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में निकलेगा ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट में निकलेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, देखो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोग को एक ऐसा एग्जांपल देना है ओजोन का जहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रहा हो। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करे, सामने वाले को रिड्यूस करे मतलब भी उसका जो माइनस का नंबर है वो इंक्रीज करे। -1 है तो -1 से मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, -2 जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2O2 + O3, तो कन्वर्ट हो जाएगा H2O + 2O2। ठीक है, एकदम सिंपल, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 तुमको दिया है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ शुगर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ शुगर। ओके, शुगर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है तुम लोग को। अब शुगर क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तुमको बता दूं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर भी मेरे एक्सरसाइज का एक पूरा सेट आ चुका है, मतलब एक्सरसाइज मैंने पूरी सॉल्व करवा चुकी है बायोमोलिक्यूल्स के। चाहिए तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का चेक कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे शुगर क्या होता है वो सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं शुगर के साथ किसका रिएक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब H2SO4 तुमको अच्छे से पता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या रिमूव करेगा, वाटर रिमूव करेगा। ठीक है, अब कितना वाटर रिमूव करेगा चेक करो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 11 ऑक्सीजन है। अब 11 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए
आई मीन टू से एक वाटर में एक ऑक्सीजन आता है, तो यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है 11, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा 11 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा कौन, कार्बन, कितना कार्बन है 12, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 12 कार्बन, मतलब ये पूरा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा जल जाएगा ये चीज़, ब्लैक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो शुगर प्लस H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या रिएक्शन होगा, ब्लैक कार्बन प्लस 11 टाइम्स वाटर, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। ओके, अब जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं एक साथ करवाऊंगा, अभी इतना वीडियो में हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको कवर अप करेंगे। ओके, तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल आंसर इट, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।